गर्मी में गरीब सास बहू के रसगुल्ले की खेती। राधा, रसगुल्ले बन गए क्या? जी बन तो गए, बस अभी रस में डाला है। बस इन पर चाशनी चढ़ जाए फिर ले जाना। फिर कुछ देर बाद राधा सारे रसगुल्लों को भगोने में भर देती है और गोपी उन्हें बेचने निकल पड़ता है। अच्छा अम्मा, चलता हूँ। ये कहकर गोपी गली गली घूमकर रसगुल्ले बेचने लगता है। रसगुल्ले ले लो, रसगुल्ले, रस से भरे स्वादिष्ट रसगुल्ले ले लो, रसगुल्ले। अरे ओ गोपी, 10 रसगुल्ले देना। क्या बात है भाभी, आज कोई आने वाला है क्या? हाँ, वो आज घर में मेरी ननद निम्मो को देखने वाले लड़के आने को हैं। ऐसे में मिठाइयों के बिना मेहमान नवाजी कहाँ पूरी होती है। और तुम्हारे रसगुल्ले का स्वाद इतना गजब का है कि बच्चे बूढ़े सब खाते हैं। शुक्रिया सरिता भाभी, मगर ये रसगुल्ले मेरी बीवी राधा और अम्मा बनाती हैं। वैसे दोनों सास बहू के हाथ में गजब का स्वाद है। चलो अब रसगुल्ले दे दो। फिर गोपी 10 रसगुल्ले सरिता को देकर आगे बढ़ जाता है, जहाँ लोगों में उसके रसगुल्लों की लूट मच जाती है। फिर गोपी घर लौट आता है, जहाँ सरस्वती खटिये पर बैठी थी और राधा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे राधा, तुम तो पसीने से भीग गई हो। हाँ जी, मेरी छोड़िए, रसगुल्ले बिक गए। अरे बिकते कैसे नहीं, तुम सास बहू इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाती हो कि लोगों के मुंह से नहीं छूटता। और आज तो कमाई भी अच्छी खासी हुई है। कुल मिलाकर रसगुल्ले बेचकर गरीब सास बहू की गृहस्थी गुजर बसर हो रही थी। रसगुल्ले बनाना सरस्वती और राधा का रोज का काम था। उनके पास खेती की एक जमीन थी, जिसमें गुजारे के लिए सास बहू थोड़ा बहुत धान और गेहूं उगाया करती थी। गुजरते वक्त के साथ मई जून की गर्मियां शुरू हो जाती हैं। एक सुबह जब राधा रसगुल्ले बनाने के लिए जैसे ही चूल्हे पर दूध चढ़ाती है, दूध पूरी तरह से फट जाता है। माँ जी, दूध तो फट गया, अब रसगुल्ले कैसे बनेंगे? अब इस फटे दूध से रसगुल्ले तो बनने से रहे। बहू, जा जाकर दीनू के यहाँ से दूध ले आ। फिर राधा चिलचिलाती गर्मी में दूध लेकर आती है। फिर दोनों सास बहू कड़ी मेहनत करके रसगुल्ले बनाकर गोपी को देती हैं। ये लो जी, रसगुल्ले बन गए हैं। ठीक है, फिर मैं इन रसगुल्ले को बेचने जा रहा हूँ। फिर गोपी रसगुल्ले बेचने निकलता है, जहाँ बच्चों और बड़ों की भीड़ रसगुल्ले खाने खींची चली आती है। तभी लाल सिंह का आदमी बब्बन वहाँ आकर बोलता है, क्यों रे गोपी, तो इस रसगुल्ले बेचकर अच्छे नोट छाप रहा है। चल जरा जल्दी से 2 रसगुल्ले खिला। ये लो बब्बन भैया। बब्बन रसगुल्ले खाने लगता है और गोपी को ग्राहकों में उलझा देखकर वह जेब से एक पुड़िया निकालकर रसगुल्लों में मिला देता है, जिससे ग्राहकों की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और बात पंचायत में पहुंच जाती है, जहां लोग गांव के मुखिया लाल सिंह से कहते हैं, मालिक, ये दोनों सास बहू मिलावटी रसगुल्ले बनाती हैं और ये गोपी हमें सड़े गले रसगुल्ले खिलाता है। हम सभी के बच्चे बीमार पड़ गए हैं। गौरी, तुम दोनों गरीब सास बहू भोले भाले गांव वालों को सड़े सड़े रसगुल्ले खिला खिलाकर उन्हें ऐसे ठगती हो। अरे बब्बन, हाथ पांव तोड़ दे इस गोपी के, ताकि फिर कभी रसगुल्ले न बेचे और पूरे 1 महीने के लिए इन सास बहू का हुक्का पानी बंद कर दो। अम्मा बचाओ बचाओ। अरे मत मारो मेरे बेटे को, हम गरीब सास बहू ने कोई मिलावटी रसगुल्ले नहीं बनाए, हमारा यकीन करो। लाल सिंह के गुंडे गोपी को अधमरा कर देते हैं। राधा और सरस्वती उसे उठाकर घर लाती है और राधा मंदिर आकर कहती है, माँ, ये सब क्या हो गया? हम गरीब सास बहू ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रसगुल्ले बनाकर बेचकर ही तो हमारे घर का चूल्हा जलता था, वह रास्ता भी लोगों ने बंद कर दिया। अब क्या होगा? अचानक मूर्ति के अंदर से एक आवाज आती है, राधा, रो मत बेटी, ये लो, इन रसगुल्लों को जाकर विश्वास के साथ अपने खेत में बो देना। कुछ ही दिन में तुम बड़ा फल पाओगी। इसके साथ रसगुल्ले से लबालब भरी एक थाली राधा के हाथों में आ जाती है और वो घर आकर अपनी सास को सब कुछ बताती है, जिसके बाद दोनों सास बहू कड़ी धूप में रसगुल्ले की खेती शुरू करती है। चल बहू, हम दोनों सास बहू खेत के आधे आधे हिस्से को बांटकर उसे साफ कर लेते हैं। फिर दोनों सास बहू चिलचिलाती धूप में हल चलाकर खेत जोतती हैं और कड़ी धूप में क्यारियां बनाकर रसगुल्ले को मिट्टी में बो देती हैं और उन्हें कई दिनों तक खाद पानी देती हैं। बहू, हमारे रसगुल्ले की खेती सफल तो होगी ना? जरूर होगी माँ जी, इस वक्त हमारे घर में दाने दाने के लाले पड़े हुए हैं। हम गरीब लाचार सास बहू की सारी आस रसगुल्ले की खेती पर ही बंधी हुई है।
अगली सुबह जब दोनों सास बहू खेत पर जाते हैं तो उनके खेत के हर हिस्से में रसगुल्ले ही रसगुल्ले नजर आते हैं। ये देखकर सास बहू की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। देखिए माँ जी, हमारे रसगुल्लों की खेती सफल हो गई। कई दिन की भूखी होने के कारण दोनों सास बहू रसगुल्ले तोड़कर खाती हैं। उन रसगुल्ले का स्वाद बहुत ही अनोखा होता है। अरे बहू, ये रसगुल्ले तो एकदम अमृत जैसे लग रहे हैं। हाँ माँ जी, इन रसगुल्ले में अनोखा स्वाद है। अगर हम इन रसगुल्लों को बाजार में बेचेंगे तो हमें अच्छी खासी आमदनी होगी। इसी सोच के साथ गरीब सास बहू खेत के सारे रसगुल्ले तोड़कर उन्हें बाजार में आकर बेचती हैं। रसगुल्ले खा लो, रसगुल्ले आ गए हैं बाजार में, खास खेत के उगे रस भरे रसगुल्ले। ये सुनकर लोगों में रसगुल्ले खाने की लालसा बहुत बढ़ जाती है और देखते ही देखते लोगों में रसगुल्लों की लूट मच जाती है। जो भी उनके खेत के रसगुल्ले खाता वो बहुत खुश होता। अरे वाह, क्या गजब के रसगुल्ले हैं, एकदम छेना रसगुल्ला के जैसे। जरा 2 रसगुल्ले और देना। हाँ ये लो बेटा। इस तरह राधा और सरस्वती धूप भरी गर्मी में भूखी प्यासी सारे रसगुल्ले बेचकर घर आती हैं और अगले दिन फिर खेत पर आती हैं, जहाँ पहले से भी ज्यादा रसगुल्ले खेती में लगे होते हैं। तभी जैसे ही सरस्वती एक रसगुल्ला तोड़ती है, तभी रसगुल्ले से रस की बूंदें मिट्टी में घुल जाती हैं और साथ ही साथ एक और रसगुल्लों से भरा पौधा पनप जाता है। अरे राधा बहू, ये रसगुल्ले तो जादूगरी करते हैं। जरा सा जमीन में टपकते ही रसगुल्ले का नया पौधा आ गया। माँ जी, ये तो अच्छी बात है। देखिए लू चल रही है, हमें जल्दी जल्दी रसगुल्ले को तोड़ना होगा और फिर इन्हें बाजार में बेचने भी तो जाना है। इस तरह दूसरे दिन भी दोनों सास बहू रसगुल्ले बेचने बाजार में आती हैं। अब रोज ही उन्हें रसगुल्ले बेचकर अच्छा खासा मुनाफा मिलता है, जिससे वह बाजार में रसगुल्ले की बड़ी सी दुकान खोल लेती हैं। बहू, हमारे रसगुल्ले का व्यापार अब जम गया है। हमें रसगुल्ले की कीमत घटा देनी चाहिए ताकि कम दाम देखकर गरीब भी रसगुल्ले खरीद कर खा सकेगा, उन्हें मन्ना मारना पड़े। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। अब गरीब सास बहू के गांव के लोग भी रसगुल्ले खाने आने लगते हैं। तभी सरिता का बेटा राजू कहता है, राधिका चाची, मुझे भी आपके रसगुल्ले खाने हैं। नहीं राजू, मैं तुम्हें ये रसगुल्ले नहीं खिला सकती, आप सभी चले जाइए। राधा और सरस्वती मौसी, हमें माफ कर दो। आपकी तरह हमारी आंखों में धूल झोंकी गई थी। असल में आपके रसगुल्ले को बब्बन ने बिगाड़ा था और ये सारा किया धरा लाल सिंह का था। तब से हम तुम्हारे हाथों के रसगुल्ले खाने को तरस रहे हैं। अब तो मेरे राजू को रसगुल्ले खिला दो। फिर राधा और सरस्वती सभी को अपने खेत के खास रसगुल्ले खिलाती हैं और तभी लाल सिंह भी उन सास बहू के रसगुल्ले की दुकान पर आता है। सरस्वती, राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए भगवान ने उसकी सजा में मेरे शरीर को इस अजीब सी बीमारी से भर दिया है। मैं अपनी करनी पर पछता रहा हूँ। लाल सिंह की दुबली बिगड़ी हालत को देखकर गरीब सास बहू दया से भर जाती हैं और उसे अपने खेत के रसगुल्ले खाने को देती हैं। मालिक, हमने आपको माफ किया। अब आप हमारे रसगुल्ले खाकर देखिए, शायद आपकी परेशानी मिट जाए। जैसे ही लाल सिंह वह जादुई स्वादिष्ट रसगुल्ले खाता है, उसे अपनी कमजोर शरीर में नई ताकत का एहसास होता है। ये कैसे जादुई रसगुल्ले हैं? इसे खाते ही मेरे शरीर में बड़ी फुर्ती आ गई है। लाल सिंह के पूछने पर दोनों गरीब सास बहू से अपने जादुई रसगुल्ले की खेती के बारे में बताती हैं, जिसके साथ सास बहू को भी अपने रसगुल्ले की खेती का ये रहस्य पता चलता है कि उनमें बीमारों को ठीक करने की शक्ति है। अपनी कड़ी मेहनत से दोनों सास बहू अपनी गरीब जिंदगी में उभर कर अच्छा घर बनाकर खुशियों भरी जिंदगी जीती हैं। महक, देखो मेरे बापू कल मेरे लिए कितनी प्यारी गुड़िया लेकर आए हैं। अब हम दोनों रोज इस गुड़िया से खेलेंगे। क्या तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए ये गुड़िया लेकर आए हैं? मेरे डैड तो मेरे जितने भी टॉयज और डॉल हैं उसे वो बाहर से मंगवाते हैं। मैं ऐसी गुड़िया से नहीं खेलती हूँ। दीपाली और महक बचपन की दोस्त होती है। महक के पिता बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिस वजह से महक के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन दीपाली के पिता एक किसान होते हैं, जिस वजह से वो उतना ही कमा पाते हैं जितना वो खा पाए। अपने पिता के अमीर होने पर महक को काफी घमंड होता है, जिससे वो अपनी गरीब दोस्त दीपाली के सामने हमेशा अपनी ब्रांडेड चीजों से शो ऑफ करती थी। महक, अब तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम आगे क्या करोगी? मेरे डैड मुझे आगे की स्टडीज के लिए लंदन भेज रहे हैं। क्या सच में? महक, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तुम्हारे ये सपने पूरे हों। वैसे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मेरे बापू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने मेरी शादी है। क्या तुम्हारी शादी हो रही है? महक, तुम तो जानती हो ना, मेरे बापू तुम्हारे डैड की तरह इतने अमीर नहीं हैं कि वो मेरी आगे की पढ़ाई करा सके, इसलिए वो मेरी शादी करा रहे हैं। और वैसे भी
हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करनी होती है, और तुम्हारी भी तो शादी होगी। वो तो है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह किसी से भी शादी नहीं कर लूंगी। तुम देखना, मेरा हस्बैंड कितना रिच, हैंडसम और स्मार्ट होगा। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद जीवन साथी जरूर मिलेगा। दीपाली बहुत भोली और बहुत अच्छे दिल की थी, इसलिए वो महक की किसी भी बात का, किसी भी ताने का बुरा नहीं मानती थी। देखते देखते कुछ ही समय में दीपाली की शादी हो जाती है, जिसके बाद दीपाली अपने ससुराल चली जाती है और महक आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली जाती है। और ऐसे ही पूरे 2 साल हो जाते हैं। दीपाली जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। अरे आ गए आप, हाथ मुंह धो लीजिए, जब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। श्याम एक बहुत मेहनती किसान था। श्याम दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाता था। दीपाली का ससुराल अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी दीपाली अपने इस गरीब ससुराल में बहुत खुश थी। दीपाली इतने सालों बाद भी अपनी दोस्त महक को नहीं भूली थी। अब महक भी अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस अपने घर आ जाती है। आ गई मेरी प्रिंसेस। यस डैड, मैं आ गई। बेटा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि अब मैं तुम्हारी शादी कर दूं। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसा नहीं है डैड, मुझे लंदन में कोई भी पसंद नहीं आया, तो आप ही मेरे लिए लड़का ढूंढ दो। सचेत अपनी बेटी को रोज कई लड़कों की फोटो दिखाता, लेकिन महक हर किसी में कोई ना कोई कमी निकाल देती है। महक, मैंने तुम्हें इतनी फोटो दिखा दी है, लेकिन तुम्हें तो कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। डैड, इन लड़कों में से कोई भी मेरे लायक नहीं है। मुझे इनमें से कोई भी नहीं पसंद है। मुझे जैसा लड़का चाहिए इनमें से वो कोई भी नहीं है। डैड, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, इसलिए मैं अपनी दोस्त दीपाली से मिलने जा रही हूँ। मैं भी तो देखूं शादी के बाद वो कैसी रह रही है। इतना बोलकर महक दीपाली के ससुराल उसे मिलने जाती है। महक, तुम यहाँ? तुम लंदन से वापस कब आई? बस कुछ ही दिन हुए, सोचा कि तुमसे मिल लेती हूँ। ये क्या दीपाली, मुझे तो लगा कि तुम शादी के बाद बड़े ठाट बाट से रह रही होगी, लेकिन तू इन छोटे से घर में रह रही है। क्या फायदा तेरी पढ़ाई करने का? तेरा पति तेरी सारी जरूरतों को पूरा कर पाता होगा, और तुझे तो घर का सारा काम भी करना पड़ता होगा ना। महक, ऐसा नहीं है, मेरे पति बहुत मेहनती हैं। वो जितना कमाते हैं उसमें हमारा घर चल जाता है, और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति और मेरा ससुराल मेरी बहुत इज्जत करते हैं और प्यार भी। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। दीपाली महक को घर के अंदर ले जाकर उसके लिए चाय नाश्ता बनाती है कि तभी वहाँ श्याम आ जाता है। श्याम को देखकर महक उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। श्याम दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। दीपाली, ये कौन है? ये मेरी बचपन की दोस्त महक है। ये अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई है। महक की सुंदरता को देखकर श्याम भी महक की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और कुछ ही समय में श्याम और महक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद श्याम महक को घर लेकर आता है। श्याम, ये क्या, तूने शादी कर ली? नास पीटे, तू शादीशुदा है, उसके बाद भी तूने इससे शादी कर ली। और तुझे फंसाने के लिए मेरा ही बेटा मिला था। अब मेरी बहू का क्या होगा? सासू मॉम, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। ये क्या, आपने मेरी ही दोस्त से शादी कर ली? दीपाली, मुझे शादी के लिए कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसा लड़का मुझे चाहिए था श्याम वैसा ही लड़का है, और श्याम भी मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमने शादी कर ली। दीपाली बहुत भोली होती है, इसलिए वो इस शादी को मंजूर कर लेती है, लेकिन महक इस बात का बहुत फायदा उठाती है। वो घर का एक काम भी नहीं करती और सारा काम दीपाली से करवाती है। दीपाली, मेरे लिए कॉफी बना दो, और मैंने वहाँ अपने कपड़े रखे, उसे भी प्रेस कर देना, मैं जब तक नहा कर आती हूँ। क्यों, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो तेरा सारा काम दीपाली करेगी? कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी। सासू मॉम, जब दीपाली को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इतना कहकर दीपाली नहाने चली जाती है और शॉर्ट कपड़े पहनकर बाहर आती है। हाय राम, ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? आप होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली कि मैंने क्या पहना है? महक, माँ जी ठीक कह रही हैं, अब तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब तुम इस घर की बहू हो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या पहनना चाहिए। जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन महक अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। दीपाली से घर का सारा काम करवाना और रोज अपनी सास और नंद से लड़ाई करना महक का रोज का काम बन गया था। एक दिन महक अपनी सास से लड़ाई कर ही रही होती कि अचानक श्याम आ जाता है। महक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? आज तक दीपाली ने मेरी माँ को एक जवाब तक नहीं दिया, और तुम मेरी माँ को इतना भला बुरा कह रही हो। मैं ही पागल था जो तुम्हारी सुंदरता के जाल में फंस गया और तुमसे शादी कर ली। निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? महक आपकी पत्नी है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने उसे घर से निकाल दिया तो ये कहाँ जाएगी? समाज के तानों से ये मर जाएगी। जिस दोस्त के साथ महक ने इतना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी आज वही दोस्त उसका घर बचा रही है। ये सब देखकर महक को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है। श्याम, आप मुझे घर से मत निकालिए। अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीपाली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीना है। ऐसा मत बोलो महक, श्याम तुम्हारे भी पति हैं। महक को ऐसा रोता देख सारा परिवार उसे माफ कर देता है। अब महक भी सुधर जाती है, जिसके बाद महक, दीपाली और श्याम तीनों के साथ में खुशी खुशी रहती है।